स्पॉटलाइट की अगली कड़ी में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं कुमार राजेश जी से। कुमार राजेश जी, स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। कुमार राजेश जी के बारे में मैं बता दूं कि वो VEC एजू प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी का काम कर रहे हैं। अब ये आज के दौर में जहाँ शिक्षा एक बहुत बड़ी देश के लिए चुनौती बन गई है और ख़ास तौर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है वो भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। विश्व के 100 संस्थानों में भी केवल भारत के 1 या 2 संस्थानों का ही नाम आता है। अब सवाल ये है कि इस चुनौती को पूरा कैसे किया जाए। तो कुमार जी, मेरा पहला सवाल ये है कि आपकी जो संस्था है, आप जो कंसल्टेंसी का काम करते हैं, वो उसका बेसिक उद्देश्य और ऑब्जेक्ट क्या है? क्योंकि अक्सर कई बार जो लोग वो एजुकेशन से जुड़े हुए होते हैं तो लोग ये समझ लेते हैं कि ये एडमिशंस करवाते होंगे या कहीं किसी कॉलेज में होता होगा तो उसके लिए कंसल्टेंसी है। वास्तव में क्या कार्य है? जी, जहाँ तक VEC एजू प्रोजेक्ट कंसल्टेंट्स का सवाल है, इनफैक्ट ये कॉन्सेप्ट हमने आज से 20 साल पहले लगभग शुरुआत की थी। और इसमें ये है कि जब कंसल्टेंट वर्ड यूज़ करते हैं तो लगता है किसी कॉलेज में एडमिशन कराने वाला बंदा है या किसी यूनिवर्सिटी में कराने वाला बंदा है, उस तरह की बात। तो यहाँ पे क्या है कि हम एजुप्रेन्योर्स तैयार करते हैं, उन लोगों को तैयार करते हैं जो एजुकेशन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या जो लोग एजुकेशन वेंचर को स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ नया हो, कुछ जैसे पुराने हैं जो अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, उसके लिए भी हम सपोर्ट करते हैं, पूरी की पूरी सॉल्यूशंस देते हैं। दूसरी चीज़ होता है कि इसमें आज के डेट में क्या है कि पोस्ट कोविड एरा में भी, मान लीजिए आज के जो हालात चल रहे हैं, इनफैक्ट इस पीरियड में भी आप देखेंगे कि भाई लोग तो करना चाहते हैं, लोग काफ़ी कुछ करना चाहते हैं। मोदी गवर्नमेंट का भी काफ़ी कुछ फोकस है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड कुछ कोर्स कीजिए। उसी तरह से हम क्या करते हैं कि पहले सेमिनार होता था, अब वेबिनार हो रहा है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि होस्ट करते हैं, जिससे कि लोगों को कहीं भी इंडिया के किसी कोने में बैठे बैठे उसको ये पता चल जाए कि कैसे कौन सा प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। और इसमें क्या है कि मोर देन 50 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं आज की डेट में भी जो हम स्टार्ट कर सकते हैं, और जिसमें कहने का मतलब कि आप 10 लाख से लेकर के 10 करोड़ तक कोई भी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। तो इसमें कस्टमाइज सॉल्यूशंस देते हैं। हम एक बार एनालिसिस करते हैं कि जो इन्वेस्टर है या जो एंटरप्रेन्योर्स है जो इसमें इन्वेस्ट करना चाहता है उसकी क्या बजट है, वो बजट हमें बताता है, उसी हिसाब से हम उसको अकॉर्डिंगली सॉल्यूशंस देते हैं, ना कि हम जनरल उसको बातें बताते हैं कि आप ये भी कर लो वो भी कर लो, उससे कोई पर्पस सॉल्व नहीं होता जी। तो जैसा उसका बजट होता है, जैसे रिसोर्सेज होते हैं, जैसे वो फीडबैक देता है, उसी हिसाब से हम बताते हैं कि भाई आप ये नहीं ये कीजिए, क्योंकि ये आज करेंगे तो इसके आने वाले 50 सालों तक, आने वाले अगले 25 सालों तक इसकी डिमांड बनी रहेगी, जिससे कि क्या होगा कि वो जो इन्वेस्ट करेगा उसको कुछ रेवेन्यू मिले। कोई भी प्राइवेट इन्वेस्टर जो आता है वो चैरिटी के लिए नहीं करता, सबको पता है। हालांकि एजुकेशन एक चैरिटेबल वेंचर है, इसमें ट्रस्ट, सोसाइटी, वो सारी चीज़ें आती है, बट स्टिल कोई इन्वेस्टर आता है तो उसका माइंड में रहता है कि कौन सा एजुकेशन का सेक्टर है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम रेवेन्यू मल्टीप्लाई कर सकें, या जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड है, या बिना मार्केटिंग किए बच्चे आ जाएँ। तो वो चीज़ें हम सॉल्यूशन देते हैं। जैसे आज के डेट में आप फार्मेसी का कॉलेज खोलते हैं जी, या नर्सिंग कॉलेज खोलते हैं, या फिर कोई स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम करते हैं जिसमें गवर्नमेंट फंड करती है, तो उसमें मल्टीपल रेवेन्यू जनरेशन आपका हो जाता है और आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। तो अपना पर्पस होता है कि जो भी हमारे क्लाइंट्स हैं अक्रॉस द कंट्री, चाहे इंडिया के किसी कोने में रहें, किसी जंगलों में भी रहें, या गाँव में रहें, शहर में रहें, कहीं भी रहें, आपको एक ऐसा सॉल्यूशन देना जो बेस्ट इन द मार्केट होता है। और हमारे पास पूरी टीम है एक कंसल्टेंट्स की जो कि ये काम करती है, और इसमें मेरा खुद का भी 25 ईयर्स, मोर देन 25 ईयर्स हो रहा है अभी जो एक्सपीरियंस है, जो शुरू से एजुकेशन लाइन में रहने का सौभाग्य मिला है। और मैंने देखा है कि शुरू में बहुत सारे ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जो एक्सपर्टीज के कारण या गाइडेंस के कारण वो जो करना चाहिए था वो नहीं कर पाते। अच्छा, अब कोरोना एपिडेमिक के बाद जो स्थितियां पैदा हुई हैं उसके अगर नज़रिए से देखा जाए तो देश को किस तरह के एस्टेब्लिशमेंट की, एजुकेशनल एस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत है? क्योंकि आप इस दिशा में काम कर रहे हैं। आपने जब एस्टेब्लिशमेंट के प्रोजेक्ट्स की बात की, स्कूलों कॉलेजों के प्रोजेक्ट्स की बात की, अब ऑनलाइन एजुकेशन, वर्चुअल सबमिट, वेबिनार की आपने बात की है, तो बहुत कुछ जो दृश्य है वो काफ़ी बदल गया है। और उस नई स्थितियों में हमें किस तरह के संस्थान की ज़रूरत है?
नई स्थितियाँ, जो परिस्थितियाँ क्रिएट हुई है, आर्टिफिशियली क्रिएटेड है कि नेचुरल है, अभी इस पर काफ़ी कुछ डिस्कशन चल रहा है जी। बट ये जो परिस्थिति है इसमें आपको कोप अप करना ही पड़ेगा, इसमें आपको रहना ही रहना है, आपका एक कंपल्सन है। आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट शुरू करते हैं या आप टीचिंग मोड में आना चाहते हैं या कोई फैकल्टी है, तो आज की डेट में जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है उसको आपको यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। उसी लिए हम आज भी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म को यूज़ करके, ताकि ट्रैवलिंग कम से कम हो। हमारे केसेस में क्या होता है, जहाँ प्रोजेक्ट की बात करते हैं वहाँ पे काफ़ी डिस्कशंस होते हैं। एक छोटे से प्रोजेक्ट को डिस्कस करने के लिए 2 से 4 घंटे का टाइम लगता है। तो उस केस में क्या करते हैं कि आज टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म जनरली जो लोग आजकल यूज़ कर रहे हैं, आजकल रेकमेंड तो नहीं करना चाहिए बट जूम का प्रयोग सबसे ज़्यादा हो रहा है, आज भी हो रहा है। हम उसका ऑल्टरनेटिव देख रहे हैं कि किससे, कि चूँकि अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही नहीं चाह रही है कि हम जूम का प्रयोग करें और रिकमेंडेबल नहीं है, तो इसलिए दूसरा ऑल्टरनेटिव लेकर के, जिससे कि हम लोगों को कन्विंस कर सके, बिना ट्रैवल किए भी सॉल्यूशन दे सके। तो इसलिए क्या है कि ऐसा हमने सिस्टम एक बना रखा है जिससे कि किसी को कोई तकलीफ नहीं हो, और दोनों ही सॉल्यूशंस, ऑनलाइन ऑफलाइन, हर तरह के सॉल्यूशंस हम प्रोवाइड करते हैं। कुमार अजय जी ने बड़े ही अच्छे ढंग से देश की ज़रूरतों को बताया कि कोविड-19 के बाद हमें अपनी शिक्षण संस्थानों की परियोजनाओं में के स्वरूप बदलना होगा, उन्हें एस्टेब्लिशमेंट के प्रोजेक्ट्स को नए सिरे से तैयार करना होगा। तो ये अपने आप में एक नया नवाचार है। जैसे हम कहते हैं कि अगर देश बढ़ेगा तो नए आइडिया से बढ़ेगा, देश बढ़ेगा तो नई टेक्नोलॉजी से बढ़ेगा। कुमार अजय जी, स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, अब समय हो गया है आपसे अलविदा लेने का। अगले हफ्ते इसी समय नए मेहमानों के साथ, नए आइडियाज़ के साथ, नए विचारों के साथ आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।